अच्छा, तो अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ इक्वेशन की, जिसमें हमें रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मालूम करनी है। तो पहले रेंज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए रेंज क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ से लॉन्च हुआ, ठीक है, लॉन्च होने के बाद जहाँ पे ये जाके गिरेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से लेकर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसे हम रेंज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो इसके लिए हमारे पास डाटा है, वो डाटा में क्या क्या पता है। देखें, अब आपका प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, सही है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करूंगा, मतलब वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करूंगा, जिसे हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास जो डाटा हम कंसिडर कर रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉलोइंग डाटा शुड बी कंसिडर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया वी नॉट एक्स, क्योंकि अब आप देखें कि ये जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट वी नॉट एक्स वाला, यही वो कंपोनेंट है जो आपकी प्रोजेक्टाइल को राइट साइड पे मूव कर रहा है। अच्छा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वी नॉट एक्स ले लिया। वी नॉट एक्स हमारे पास वी नॉट कॉस थीटा के बराबर है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रखा है, मतलब आपका जो प्रोजेक्टाइल जहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट से लेकर एंड तक का जो टोटल टाइम है, जिसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने जो अपनी सेकंड इक्वेशन ड्राइव की थी, तो उसके अंदर हम ये ड्राइव करके आए थे फॉर्मूला, ठीक है। तो अच्छा, अब जैसे हमें यहाँ पे रेंज मालूम करना है तो मैंने लिख दिया आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब मैंने किया क्या, देखें रेंज को मालूम करने के लिए हमने यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को मैंने अलग कर दिया, तो हमारे पास वी और टी वेलोसिटी और टाइम साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फिगर के अंदर अगर हम ये देखें डिस्प्लेसमेंट, तो जब भी हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ से लॉन्च हुआ था तो ये जहाँ जाके गिरा था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने हॉरिजॉन्टल फासला तय किया था उसे हम यहाँ पे एस कह रहे हैं, ठीक है। और अगर फिगर के हिसाब से बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो यहाँ पे हमारे पास रेंज होता है, तो इसीलिए मैंने एस को यहाँ पे आर कंसिडर किया। अच्छा, अब आप मजीद देखें कि ये जो वेलोसिटी हमारे पास है, यहाँ पे वेलोसिटी की बात हम सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट की कर रहे हैं, तो उसे मैं वी नॉट एक्स कह रहा हूँ, सही है। तो मैंने वी नॉट एक्स वाला कंपोनेंट ले लिया जो कि इसको राइट साइड पे मूव करने में मदद कर रहा है, तो हमने वी की जगह वी नॉट एक्स पुट कर दिया और इस टाइम की जगह मैंने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रख लिया। अच्छा, अब सिंपल वैल्यूज रखेंगे, आर ऐसी आ रहा है, वी नॉट एक्स की वैल्यू वी नॉट कॉस थीटा, तो मैंने ऐसी रख दी, टाइम की वैल्यू मैंने पूरी रख दी यहाँ पे, सही है। अच्छा, अब मैंने करना क्या, देखें वी नॉट को मल्टीप्लाई किया, वी नॉट स्क्वायर थीटा आ गया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने अलग से साइड पे कर दिया। अच्छा, ये करने की रीज़न है क्योंकि ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर ये फार्मूला होता है हमारे पास कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ की जगह मैंने साइन 2 थीटा का फार्मूला पुट कर दिया। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें तमाम ऐसे ही आ गई साथ, तो ये हमारे पास रेंज का फार्मूला आ गया। अब हम मैक्सिमम रेंज का फार्मूला ड्राइव करेंगे, सही है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं हमारे मैक्सिमम रेंज के फार्मूले की। तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो मैंने यहाँ पे भी रेंज का फार्मूला ड्राइव किया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सही है। इसी रेंज की फार्मूले की मदद से हम मैक्सिमम रेंज का फार्मूला ड्राइव करेंगे। अच्छा, तो अब मैंने सिंपल किया क्या है, याद रखिएगा कि अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए, सही है, प्रोजेक्टाइल की, तो आप क्या करेंगे, इस रेंज वाले फार्मूले में आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल से लॉन्च करेंगे तो वो सबसे दूर जाके गिरेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 रखी, इसको उठा के मैंने इसमें पुट कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 45 हमारे पास 90 डिग्री हो गया, तो बाकी सब साथ ऐसे ही चल रहा है। साइन 90 हमारे पास 1 होता है, सही है, तो साइन 90 को मैंने 1 रखा और कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई वापस वही चीज़ आ जाती है, तो ये रेंज मैक्सिमम का हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया। अच्छा, अगर मैं डिफरेंट वैल्यूज़ रख के चेक करूँ तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाई हुई है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर मैं 30 डिग्री के एंगल से लॉन्च करूंगा तो आप देख सकते हैं ये मैंने ब्लैक से मार्क किया हुआ है, तो ये हमारे पास इतना दूर जाके नहीं गिरेगा प्रोजेक्टाइल हमारा। इसी तरह अगर मैं 45 डिग्री से उसको लॉन्च करूंगा, जिसे मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर रहा है। इसी तरह अगर मैं 60 डिग्री रख के चेक करूँ तो 60 डिग्री पे हमारा हाइट तो ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमारे पास जो रेंज उसकी होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, तो अब हम डिस्कशन करते हैं हमारी 5th क्वेश्चन की, जिसमें हमें ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मालूम करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रेजेक्ट्री का पता होना बहुत ज़रूरी है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल जब लॉन्च हुआ हवा में तो ये डिफरेंट पोजीशंस पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो देन ये नीचे आके लैंड हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने जो पूरा एक पाथ कवर किया, इस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हम इस पूरे पाथ की इक्वेशन निकाल लें तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस को एज्यूम करना पड़ेगा। कि अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा जब ये प्रोजेक्टाइल इस तरह मूव कर रहा था तो बेसिकली ये 2 डायरेक्शंस में मूव कर रहा था, एक वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, एक वो वाई डायरेक्शन में जा रहा था। वाई में इसलिए मतलब कि आपका प्रोजेक्टाइल ऊपर भी तो जा रहा है और यहाँ पे राइट साइड पे भी तो मूव कर रहा है, तो इसलिए बेसिकली 2 डिस्प्लेसमेंट हैं जिसकी वजह से आपका ये पूरा पाथ कवर हो रहा है। तो अब हम इक्वेशन के लिए उन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को मालूम करेंगे जो हॉरिजॉन्टल में था और वर्टिकल में था, सही है। अच्छा, देन यहाँ पे हमने स्टार्ट किया हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से, जिसे मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ, सही है। तो हमें एक और चीज़ यहाँ पे पता है
कि हमारा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था हॉरिजॉन्टल के लिए वो हमेशा हमारा हर जगह कांस्टेंट रहेगा, सही है। अच्छा, तो इसीलिए हमने वेलोसिटी बराबर ले ली डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के, और डिस्प्लेसमेंट बराबर है वेलोसिटी इनटू टाइम के। अब यहाँ पे हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो था हॉरिजॉन्टल वाला वो मेरा एक्स एक्सिस में था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स में ले लिया फासला। अच्छा, हमें पता है कि वेलोसिटी हमारी हॉरिजॉन्टल के लिए v0 x थी, तो हमने वो रख दिया, टाइम ऐसे ही साथ चल रहा है। और हमें मजीद पता है कि v0 x v0 cos थीटा के बराबर होता है। अच्छा, अब यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने इस टाइम की वैल्यू निकाल दी जो हमें आगे पुट करनी है मजीद, सही है। तो मैंने यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या निकाली, इसको यहाँ पे मैंने डिवाइड करा दी, तो x अपॉन v0 cos थीटा आ गया। अच्छा, अब जैसे हमने बात की थी कि हमारा प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा है, वर्टिकली भी मूव कर रहा है, तो वर्टिकल के लिए अब हम मजीद काम कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं हमारे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास y होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। इसको मालूम करने के लिए हम लोगों ने अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल डायरेक्शन को यूज़ किया, जो कि हमारे पास h = VIT - ½ GT² होती है, सही है। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास t है, t मैंने यहाँ से लिया, इस t को मैं इसमें पुट करूँगा। अच्छा, अगर हम मजीद देखें हमारी जो फिगर है, इसमें अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं वो y है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास हाइट है उसकी जगह मैं यहाँ पे y पुट कर दूंगा, ठीक है। और हमारे पास जैसे हमें पता है कि अगर मैं वर्टिकल की बात करूँ तो हमारे पास सारे कंपोनेंट्स वर्टिकल के होंगे, तो इनिशियली जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल के अंदर v0 y होता है, सही है। इसीलिए मैंने v0 y पुट कर दिया vi की जगह। अच्छा, इस टाइम की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, -½ ऐसी है और g ऐसी है, और t की जगह मैंने ये रख के ऊपर होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर इस पर भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास माइनस आ रहा है, तो माइनस इसलिए आ रहा है बेसिकली हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, देन आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास v0 y को मैंने लिख दिया v0 sin थीटा। अच्छा, अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि v0 से v0 ये कैंसिल आउट हो रहा है, सही है। अच्छा, अब हमने किया क्या, आगे हम लोगों ने सब पे होल स्क्वायर सब पे दिया, तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा की टर्म बन गई। अच्छा, मजीद हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें x और इस एक्स स्क्वायर को अलग अलग करना है, तो हमने किया क्या, साइन ओवर कॉस को मैंने एक साथ लिख दिया और x को अलग कर लिया, -1/2 अलग कर लिया, और g/v0² cos² थीटा को अलग कर लिया, सही है। और एक्स स्क्वायर को हमने अलग कर लिया। अच्छा, ये अलग इसलिए कर रहे हैं, आपको आगे समझ आ जाएगा मैं क्यों कर रहा था अलग। अच्छा, देन यहाँ पे हमारे पास साइन ओवर कॉस जो है, ये आपका एक पास एक फार्मूला होता है जिसे हम साइन ओवर कॉस को tan थीटा कहते हैं, सही है। अच्छा, ये इसका फार्मूला है हमारे पास, x साथ ऐसे ही चल रहा है, -1/2 ऐसे ही आ गया, इस पूरी चीज़ को मैंने ऐसे ही उतार दिया और एक्स स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, तो अब हमें करना क्या है, ये जो हमारे पास x और एक्स स्क्वायर के साथ जो ये कोफिशिएंट्स लिखे हुए एक तरह से, इनको हमने कांस्टेंट के बराबर लेट कर लेना है। तो मैं कांस्टेंट के बराबर लेट क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न है, देखें, आपका जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ था तो इसका एक फिक्स एंगल हो गया था स्टार्टिंग में ही, सही है। तो इसका मतलब वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है 10 के अंदर जब मैं थीटा की वैल्यू कोई रखूँगा, कांस्टेंट वैल्यू रखूँगा, तो ये पूरा हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको मैंने a के बराबर एक कांस्टेंट के बराबर लेट कर लिया, सही है। अच्छा, इसी तरह g हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, और v0 cos थीटा अगर मैं बोलूँ स्क्वायर को हटा के, तो बेसिकली v0 cos थीटा हमारे पास v0 x के बराबर था। तो ये बेसिकली वो कंपोनेंट था जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था और ये कहीं भी चेंज नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब ये एक फिक्स वैल्यू है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, सही है, तो हमारे पास ये एक कांस्टेंट वैल्यू बन गई, जी तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो इस पूरी चीज़ की जगह भी हम इसको कांस्टेंट के बराबर लेट कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए b के बराबर इसको लेट कर लिया। तो अगर मैं अब इस पूरी इक्वेशन को लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, y ऐसे ही आ गया, इस tan थीटा को मैं a के बराबर लेट कर चुका हूँ, तो मैंने a लिख दिया, x साथ ऐसे ही आ गया, -1/2 ऐसे ही आ गया, और ये पूरी चीज़ जो ब्रैकेट में इसको मैं लेट कर चुका हूँ b के बराबर, तो मैंने b लिख दिया और x स्क्वायर साथ ऐसे ही आ गया। अच्छा, तो अब आपने मैथमेटिक्स के अंदर एक इक्वेशन पढ़ी होगी जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि हमारे पास देखें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास x स्क्वायर आ रही है, सही है, और साथ x आ रहा है, तो ये हमारे पास बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसका कर्व जब आप बनाते हैं तो वो हमेशा हमारे पास एक पैराबोलिक कर्व आ रहा होता है, सही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो कर्व हमें मिलता है, ट्रैजेक्टरी जो हमारी होती है, तो वो एक पैराबोलिक कर्व होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, दिस इक्वेशन शोज दैट द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।